नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज साधारण ब्रह्मो समाज से रिलेटेड है। ठीक है, आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, अगर हम देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर साधारण ब्रह्मो समाज से रिलेटेड नहीं है, उनके अलावा बाकी तीनों रिलेटेड है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो 1878 के बाद केशव चंद्र बोस ने, ठीक है, केशव चंद्र बोस ने अगर हम देखें तो साधारण ब्रह्मो समाज जो है कहीं ना कहीं उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता, इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो वो तत्व बोधिनी सभा और ब्रह्मो समाज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, तत्व बोधिनी सभा फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, was devoted to systematic study of India's past with a rational outlook, open support to intercaste marriage, propagation of Raja Ram Mohan Roy's ideas। तो जिस तत्व बोधिनी सभा की हम बात कर रहे हैं, जो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बेसिकली जिसकी स्थापना की गई थी, वो इंटरकास्ट मैरिज को पसंद नहीं करती थी और वो इसके खिलाफ थी, सपोर्ट नहीं था। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे टोटली जो है फॉल्स है। साथ ही साथ ये जो सभा थी, ये कहीं ना कहीं डिवोटेड थी कि इंडिया का जो पास्ट है, इतिहास है, उसकी हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करें, एक रेशनल आउटलुक के साथ। ठीक है, दिमाग खुला करके। और साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज हैं उनको प्रोपागेट करना, ये भी इसका एक मकसद था। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 एंड 3। Maharshi Devendranath Tagore, the father of Rabindranath Tagore and a product of the best in traditional learning and Western ideas। ठीक है, when he joined the Brahmo Samaj in 1842, he gave the theist movement a new vitality and defined its form and structure। ठीक है, सो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो लीडर थे तत्व बोधिनी सभा के, जो 1839 में बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी और इट वाज अगेंस्ट ओपन सपोर्ट फॉर इंटरकास्ट मैरिजेस। Question number 3, with which one of the following objectives was the All India Women's Conference AIWC founded? To promote education for women, to abolish the Parda system, to improve the educational syllabus of Indian women, to work for a society based on principles of social justice, integrity, equal rights and opportunities। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना की थी बेसिकली इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये एक ऐसी सोसाइटी के लिए काम करेंगे जो कि सोशल जस्टिस, इंटीग्रिटी, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होगी। ठीक है, सो मार्गरेट कजिन्स लॉन्च्ड द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1927, which was possibly the first women's organization to take an egalitarian stance। ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस पुणे के फर्गुसन कॉलेज में कॉलेज ने होस्ट की थी एंड इट वर्क फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर एंड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये काफी इन्होंने भूमिका निभाई थी। और कौन कौन से एक्ट के लिए इन्होंने काम किया था? SARDA शारदा एक्ट, देन हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, देन फैक्ट्री एक्ट, देन उसके बाद हिंदू मैरिज डिवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट एटसेट्रा। Question number 4, which of the following changes were made by the British government in Indian Army after the revolt of 1857? ठीक है, the proportion of Indians in the army increased, many crucial branches of army were put exclusively in European sepoys, the Indian battalions in the British army had been reorganized based on religion, caste and tribe, the Indian sepoys were given higher posts to satisfy them। तो इंडियंस की मात्रा इंक्रीज हो गई थी, गलत है। इंडियन सिपॉयर्स को हायर पोस्ट दिया गया था ताकि उनको सेटिस्फाई किया जा सके, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, तो
1857 जो आजादी की पहली लड़ाई जिसे कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे कहा जाता है, जिसने बहुत सारे इंडियंस को कहीं ना कहीं अवेयर किया कि भैया जो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं ना अंग्रेजों के अंदर, वो सही नहीं है, हमें उठना होगा, आवाज उठानी होगी और आजादी के लिए लड़ना होगा। ठीक है, सो 1857 की लड़ाई के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। आर्मी के जो क्रूशियल ब्रांचेस हैं वो यूरोपियंस को दे दी गई कि भैया ये जो क्रूशियल ब्रांच है इसमें इंडियंस रहेंगे ही नहीं, इंडियंस रहेंगे ही नहीं, ताकि आगे विद्रोह की संभावना हो ही ना। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द डोमिनेशन ऑफ आर्मी बाय इट्स यूरोपियन ब्रांच वाज केयरफुली गारंटीड, द प्रपोर्शन ऑफ यूरोपियंस वाज रेज्ड। भाई अंग्रेज कोई बेवकूफ तो थे नहीं कि लड़ाई देख के 1857 की सिपाही म्यूटिनी देख के भी इंडियंस की संख्या बढ़ा दे, है ना। The crucial branches of artillery, tanks, armored corps were put exclusively in European hands. The organization of the Indian section of army was based on the policy of divide and rule to prevent its chance of uniting again in any anti-British uprising. ठीक है, और साथ ही साथ जो हायर पोस्ट थी वो यूरोपियंस के लिए रिजर्व थी। क्वेश्चन नंबर 5, तीन स्टेटमेंट्स हैं। द बैटल ऑफ सोनीपत took place during the Great Revolt of 1857. The doctrine of lapse was introduced much after the Great Revolt of 1857. Nana Sahib was the leader of the revolt from Kanpur. तीन स्टेटमेंट्स हैं। तो दोस्तों बैटल ऑफ सोनीपत 1857 की ग्रेट रिवोल्ट के दौरान बेसिकली बैटल ऑफ सोनीपत took place, बिल्कुल करेक्ट है ये। नाना साहिब जो हैं जो थे बेसिकली लीडर थे कानपुर से, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो 1857 के ग्रेट रिवोल्ट से पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, करेक्ट आंसर होगा इसका ए, दैट इज 1 and 2। द बैटल ऑफ सोनीपत took place during the great revolt of 1857. The whole of the district plunged into a flood of rebellion. राजपूत, जाट, लो कास्ट सब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, रही बात नाना साहिब की, so he was the leader of the revolt from Kanpur and it was a major center of the revolt. He was assisted by Tatya Tope. चलिए क्वेश्चन नंबर 6, which of the following was or were the cause for the failure of the revolt of 1857? भाई 1857 की जो लड़ाई थी अंग्रेजों ने दबा दिया था ना कहीं, सक्सेस तो नहीं मिली थी। तो क्या कारण थे, आप पढ़िएगा इस टॉपिक को अच्छे से, ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, काफी कुछ पूछा जाता है। इंडियन सोल्जर्स वर पुअरली इक्विप्ड मटेरियली, लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड, द म्यूटिनियर्स हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉलोनियल रूल। तो दोस्तों कॉज ये था कि एक तो इंडियन सोल्जर्स के पास प्रॉपरली मतलब उतने हथियार वगैरह थे नहीं, तो मटेरियलिस्टिक जो है वीपन्स की कमी थी। देन उसके बाद ये जो 1857 की लड़ाई है ये पूरी इंडिया में नहीं फैली थी, सिर्फ उन जगह फैली थी जहां के सिपाहीज ने विद्रोह किया था, तो ये भी एक कारण था। रही बात कि क्या जो सिपाही म्यूटिनी में जो म्यूटिनियर्स थे उनको कॉलोनियल रूल की पूरी अंडरस्टैंडिंग थी? नहीं, अगर पूरी अंडरस्टैंडिंग होती तो शायद फेल नहीं होता। ठीक है, उनको कॉलोनियल रूल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनको सिर्फ अपने मुद्दों की अंडरस्टैंडिंग थी जिसको लेके वो विद्रोह कर रहे थे। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, दैट इज 1 and 2। The Indian soldiers, they were generally fighting with swords and spears and very few guns and muskets. जबकि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनके पास एनफील्ड राइफल थी, लेटेस्ट वीपन्स थे, सारी कुछ चीजें थी। उसके अलावा लिमिटेड टेरिटोरियल स्प्रेड जो था वो भी एक फैक्टर था, कोई ऑल इंडिया कलर इसको नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू तेलुगु लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इट हैज बीन अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो बिल्कुल सही बात है, तेलुगु लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दिया गया है। इट बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ये स्टेटमेंट भी सही है। नानया तिकना एंड येरा प्रगड़ा केम टू बी नोन एज द कवित्रया और 3 ग्रेट पोएट्स ऑफ तेलुगु, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर हम तेलुगु लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करते हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तेलुगु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस, जिसको 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, इट डेट्स बैक टू 1st century AD। ठीक है,
So the first inscriptions in Telugu were found in the 6th century AD. Telugu is sometimes believed to be derived from the Sanskrit word trilinga, मतलब three genders, three ling, तीन लिंग, ठीक है? And during the Middle Ages, Telugu soil was identified by the three lingas in the famous temple of Drakshramam, then Srisalam and Kaleshwaram. Question number 8. The term Pom Charyu is rightly related to which of the following? Part of Jain literary tradition, practice of asceticism as a part of Jain tradition, place associated with Jain Tirthankar, none of the above. Correct answer होगा दोस्तों इसका A. Part of Jain literary tradition. ठीक है? तो ये जो पॉम चार्यू है, इट्स एन एपिक ऑफ अपभ्रंश based on the story of Rama, and its author is the Jain poet Swayambhu. 12,000 posts हैं basically, and in Jainism the word Padma is used for King Ram. ठीक है? Its creation was completed in 6 years, 3 months, 11 days. Originally there were a total of 92 canons in this Ramayana, in which Tribhuvan, the son of Swayambhu, added 16 more on his behalf. The effect of Pom Charyu, composed by the great Swayambhu, is clearly visible on the Ramcharitmanas. क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है लिंगायत से रिलेटेड. They believed in the notion of rebirth. They were the followers of Lord Shiva. They challenged the idea of caste. They encouraged widow remarriage. तो दोस्तों widow remarriage को encourage किया था इन्होंने, कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया था, लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स थे, लेकिन रीबर्थ के नोशन में बिलीव नहीं था, चैलेंज किया था उसे. तो पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका. लिंगायत बिलीव that the devotee will be united with Shiva and will not return to the world after death. They also do not practice any funerals, cremation वगैरह कुछ नहीं, prescribed in the dharmas, धर्म शास्त्रास. Instead they ceremony bury their dead. कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया और बाकी सारी चीजें सही. क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि इसमें से जैनिज्म के डॉक्ट्राइन्स क्या क्या हैं. Do not commit violence, do not speak a lie, do not acquire property, do not use intoxicants. करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 1, 2 and 3. दैट इज ये तीनों जैनिज्म के डॉक्ट्रिन में आएंगे, डॉक्ट्राइन में आएंगे. डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट नहीं आएगा. ठीक है, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, डॉक्ट्राइन में नहीं. 5 डॉक्ट्राइन्स है जैनिज्म में. Do not commit violence, do not speak a lie, do not steal, do not acquire property and observe continence. ठीक है, so according to Jaina tradition, Mahavira was preceded by 23 other teachers or Tirthankars, those who guide men and women across the river of existence. The basic philosophy of the Jainas was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira in the 6th century BC. और रही बात कोड ऑफ कंडक्ट की, तो जैनिज्म अटैच्ड द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू अहिंसा और नॉन इंजरी टू द लिविंग बीइंग. ठीक है, द बुद्धा आल्सो लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोअर्स ऑन द सेम लाइंस एज वाज डन बाय द जैना टीचर्स. और वो कंडक्ट क्या क्या है? डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, कमिट वायलेंस, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है. मैं आप सभी से मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज के साथ. तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल को. धन्यवाद.